अक्टूबर 2021 का मामला है। केरल हाई कोर्ट में एक फैसला आने वाला है। कई सालों से लंबित पड़ा हुआ ये फैसला है, लगभग 8.5 साल पुराना फैसला। न्यायमूर्ति आर नारायण पिशारदी के सामने एक रिपोर्ट रखी होती है। वो रिपोर्ट देखकर थोड़े परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल उनके सामने एक आरोपी है और वो जो आरोपी है वही 8 साल 6 महीने के बच्चे का पिता है और वही आरोपी उस बच्चे का नाना भी लगता है। यानी कि आपने बिल्कुल सही सुना, वही शख्स जो क्या उस बच्चे की माँ का भी पिता है और उस बच्चे का भी पिता है ना। ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और वो उसको एक सजा देते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है केरल प्रदेश के कोची की। दरअसल यहाँ पर एक जेल के अंदर एक व्यक्ति पिछले कई सालों से बंद है और एक दिन वो रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए जेल अधीक्षक से एक मदद मांगता है। कहता है कि साहब, जिस जुर्म की उसे सजा मिल रही है, दरअसल उसने वो जुर्म किया ही नहीं है। वो अपील करना चाहता है हाई कोर्ट में, उसकी मदद की जाए। और जेल अधीक्षक उसकी बात को गंभीरता से लेते हैं और जो उसका एक कानूनी अधिकार है और वो उस अधिकार का पालन करते हुए उसको वो सब करने के लिए इजाज़त दे देते हैं। वो व्यक्ति हाई कोर्ट में अपील करता है कि उसने ये जुर्म किया ही नहीं है, क्योंकि उस पर आरोप था अपनी ही बेटी का यौन शोषण करने का आरोप। वो भी 1-2 बार नहीं, अनगिनत बार, सैकड़ों बार, यानी कि 1000 बार भी कहें तो शायद कम होगा, क्योंकि सन 2012 से लेकर सन 2013 तक, ठीक 1 साल तक वो अपनी बेटी के साथ ऐसे ही यौन शोषण करता रहा। और इस बेटी ने ही अपने बाप पर यौन शोषण करने का आरोप जो लगाया हुआ था, यह आरोप सिद्ध होता है और निचली अदालत में उस व्यक्ति को 14 साल की सजा होती है। वो 14 साल की सजा अपनी पूरी कर रहा था और उसके बाद यहाँ से ये मामला पहुँच जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में ही जैसे मामला जाता है तो उसमें व्यक्ति ने अपील की है कि जिस बच्चे के उसके गर्भ में पलने की बात कही गई है, दरअसल वो बच्चा उसका है ही नहीं, वो बच्चा किसी और का है। उसकी बेटी किसी के बहकावे में आ गई है और उसकी बेटी ने उस पर एक झूठा आरोप लगाया है। इस मामले को अदालत गंभीरता से लेती है और गंभीरता से लेने के बाद उसका डीएनए टेस्ट कराया जाता है और ये डीएनए टेस्ट होने के बाद उसके बाद ये मामला लगातार खिंचता चला जाता है। बात सन 2013 की थी, 14, 15, 16, 17, 18 और इस तरह से धीरे धीरे करके सन 2020 और सन 2021 भी आ जाता है। अक्टूबर 20 की बात है और 20 अक्टूबर 2021 को न्यायमूर्ति आर नारायण पिशारदी इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। इस मामले की जब देखरेख कर रहे थे, उनके सामने एक बड़ा सवाल आ जाता है और वही सवाल कि जो उस व्यक्ति ने दावा किया था कि मैंने ये जुर्म किया ही नहीं है, मगर डीएनए रिपोर्ट से साफ क्लियर हो जाता है वही व्यक्ति अपनी बेटी का दुष्कर्म का सच्चा आरोपी है, क्योंकि उसकी बेटी के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो बच्चा किसी और का नहीं था, बल्कि उसके बाप का ही बच्चा था। इतिहास के आईने में अगर झांक कर देखें तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है। वो लड़की अक्सर उस लड़के से जाके गुपचुप तरीके से मिलती थी, बातचीत करती थी और उसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। वो लड़की अपने घर में थी और एक दिन उस लड़की को उसी के पिता ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और ये आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद वो उसका पिता इस कदर नाराज होता है, इस कदर गुस्सा होता है कि उस लड़के को घर से मार पीट कर वहां से भगा देता है। मगर यहाँ उसके पिता की एक भूमिका थी कि वो अपनी बेटी की रक्षा करता, उसकी मदद करता। उसके साथ जो भी हुआ है, ये राजी से था या गैर राजी से था, उसकी मदद करनी चाहिए थी। मगर उस पिता ने अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बना लिया और उसके साथ उसने जनवरी 2012 से लेकर जनवरी 2013 तक वो सब काम किया जो उसे शायद नहीं करना चाहिए था, जिसकी इजाजत न कानून देता है, न समाज देता है और ना ही इंसानियत देती है। वो बेटी रोज इस बात का विरोध करती थी, मना करती थी, लेकिन उसका पिता उसके साथ वही काम करता चला गया और धीरे धीरे वक्त भी गुजरता चला जाता है। इस बीच में वो बेटी जो 16 साल की थी वो गर्भवती हो जाती है और इस बात के अपने पिता से कहती भी है कि वो गर्भवती हो गई है, मगर उसका पिता इस बात को बिल्कुल डिनाई कर देता है, इनकार कर देता है और वो अपने ही एक रंग में रंगा हुआ था, उसको बस खेलने में उसके साथ मजा आ रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजर जाता है और मई 2013 को वो एक बच्चे को जन्म देती है। जैसे ही बच्चे को जन्म देती है, उसका पिता ही उस बच्चे का पिता था, इसलिए वो गुस्से में आती है। जो काम उसे बहुत पहले कर देना चाहिए था, वो काम करने में उसे थोड़ा वक्त लगता है, मगर सीधा पहुंच जाती है वो थाने और थाने में जाकर अपने ही पिता के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देती है। जिसके बाद पुलिस इस मामले की पड़ताल करती है, सबूत जुटाती है और ये सबूत जाते हैं निचली अदालत में और निचली अदालत उस व्यक्ति को अपनी ही बेटी के साथ गंदा काम करने के आरोप में 14 साल की सजा सुनाती है, जिसके लिए वो री अपील करता है और कहता है कि उसने जुर्म किया ही नहीं। मगर डीएनए रिपोर्ट से साबित हो जाता है वही गुनहगार है, वही आरोपी है। मगर अदालत ने पिछले वाले निर्णय को थोड़ा फेरबदल करके, पहले सजा मिली थी 14 साल की और न्यायमूर्ति आर नारायण पिशारदी ने उसे सजा दी है 12 साल की, क्योंकि ये बताया गया है इस मामले में, क्योंकि ये साबित नहीं कर पाए थे कि वो बच्ची बालिग है या नाबालिग है, क्योंकि इस मुकदमे को दर्ज करने में थोड़ा वक्त लगा था, इसलिए उस सजा को 2 साल कम कर दिया गया है। मगर उस आरोपी को जेल में ही रहने की हिदायत दी है। साथ ही न्यायमूर्ति कहते हैं कि पिता एक रक्षक की भूमिका में होता है, वो भक्षक नहीं हो सकता, इसलिए पाप है, इसकी सजा बहुत बड़ी होनी चाहिए। मगर जो भी इस कानून की धाराएं कहती हैं, उस धाराओं के हिसाब से उस व्यक्ति को सजा बरकरार रखी गई है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।